हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती बाई सौरभ में। दोस्तों, जो पार्ट फर्स्ट था उस पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने भारत का संवैधानिक विकास देखा था। दो पार्टों में डिवाइड करके हम लोगों ने सीखा था। पहला पार्ट क्या था हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ब्रिटिश सरकार के शासन के अंतर्गत। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग आगे आज हम लोग पार्ट सेकेंड देखेंगे और बने रहिए हमारे साथ। 1726 का राजलेख। 1726 का राजलेख। अच्छा, जो 1726 का जो राजलेख होता है इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है बंगाल, ये जो बंगाल होता है वहां के प्रेसिडेंसी होते हैं, जो बंगाल के प्रेसिडेंसी होते हैं, इन प्रेसिडेंसी को क्या होता है, बंगाल के साथ साथ मद्रास और मुंबई, जो प्रेसिडेंसी होते हैं उनके राज्यपाल और परिषद को इन तीनों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। अच्छा, इससे पहले यह कानून बनाने का अधिकार किसको था, तो ये भी समझ लीजिए। इससे पहले यह कानून बनाने का अधिकार इंग्लैंड में स्थित निदेशक मंडल के पास था। अच्छा, अब निदेशक मंडल की बात आती है। जो निदेशक मंडल है वो आखिर है क्या? निदेशक मंडल इंग्लैंड की एक संस्था है और इस संस्था को ही बंगाल, मद्रास और मुंबई पर कानून बनाने का अधिकार था। अच्छा, उसके बाद क्या है, इसकी जो कार्यावधि होती है वो 1 वर्ष की होती है। इसकी जो 1726 का राजलेख है उसके तहत इसकी जो कार्यावधि होती है वो 1 वर्ष की होती है और इसमें कुल 24 सदस्य होते हैं। 24 सदस्य होते हैं, कुल 24 सदस्य होते हैं। इस राजलेख एक्ट के तहत बंगाल के प्रेसिडेंसी को बंगाल, मद्रास और मुंबई पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो 1726 का राजलेख एक्ट। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो आगे हम लोग अब पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है इसमें क्या होता है, ब्रिटिश के एक प्रधानमंत्री होते हैं, ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नाथ ने एक गुप्त समिति क्या किया था, लॉर्ड नाथ ने एक गुप्त समिति का गठन किया था। गुप्त समिति की सिफारिश पर पारित एक्ट को, जो गुप्त समिति थी इसकी सिफारिश पर एक एक्ट पारित हुआ था, उस एक्ट का नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा, जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कंपनी के जितने भी कार्य थे भारत और ब्रिटेन में, इन दोनों स्थानों पर जो भी कार्य चल रहे थे उसको नियंत्रित करना। दूसरा उद्देश्य था कंपनी में
व्याप्त दोषों को समाप्त करना। जितने भी व्याप्त दोष थे उनको दूर करना रहा। अच्छा, इसका जो सुपरविजन कर रहा था यानी कि देखभाल कर रहा था वो कौन कर रहा था? ब्रिटेन की दो संस्थाएं थी, निदेशक मंडल और दूसरा था स्वत्वधारी मंडल। अच्छा, निदेशक मंडल जो था, निदेशक मंडल, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। जो निदेशक मंडल था इसका जो कार्यवधि 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दी जाती है। 4 वर्ष कर दी जाती है इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसके बाद इसमें जो 24 सदस्य होते थे उसका 1/4 लोग अवकाश ग्रहण कर सकते थे। इसमें 24 सदस्य होते थे और इसमें से 1/4 लोग अवकाश ग्रहण कर सकते थे इस 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसमें भी क्या होता था, 24 निर्देशक होते थे। कितने? 24 निर्देशक। 24 निर्देशक होते थे। और प्रतिवर्ष क्या होता था यहाँ पर? प्रतिवर्ष इन्हीं निर्देशकों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता था। इसी में से इन्हीं 24 निर्देशकों में से प्रतिवर्ष एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता था। और जो ये एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता था वही इस कंपनी का कार्यकारी अधिकारी होता था। कार्यकारी अधिकारी होता था। आगे बढ़ते हैं। इसी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत फोर्ट विलियम को बंगाल, मद्रास और मुंबई का क्या बना दिया जाता है? गवर्नर जनरल। इस अधिनियम से पहले, इस एक्ट से पहले यह बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। बंगाल का गवर्नर। इस अधिनियम से पहले यह बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया जाता है। इसी अधिनियम के तहत 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। अगर प्रश्न बने जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना किस एक्ट के तहत हुई, तो इसका हम सीधा सा उत्तर देंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है और ये यूपीपीसीएस में भी 2002 में पूछा गया था।
उसके बाद तो इसका मुख्य न्यायाधीश कौन बनता है? एलिजा इम्फे। कौन बनते हैं? सर एलिजा इम्फे। इनके साथ और 3 न्यायाधीश होते हैं। कितने? 3 और न्यायाधीश होते हैं। 3 न्यायाधीश। तीन और न्यायाधीश होते हैं। चैम्बर्स होते हैं। अगले होते हैं लिमेस्टर, हाइड। यानी कि जब ये 1774 में कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय बनकर तैयार होता है तो मुख्य न्यायाधीश फिर से बनाया जाता है सर एलिजा एम्फे को, और इनके साथ 3 और न्यायाधीश होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। और इसी अधिनियम के तहत भारतीय राजस्व, जो भारतीय राजस्व होता है, भारतीय राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों, क्या क्या होता है? भारतीय राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी देना कंपनी के लिए अनिवार्य था। और एक चीज और की गई इसी अधिनियम के तहत, यानी कि निजी व्यापार, भारतीयों से उपहार, एवं रिश्वत लेना प्रतिबंध लगा दिया गया। सत्रह सौ 73 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बिना लाइसेंस निजी व्यापार, भारतीयों से उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और मैं सौरभ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद।